नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अरुंधति रॉय के बुकर प्राइज विजेता उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के एक डिटेल सारांश पर। ये सारांश हमें ले जाएगा आयमैनन गांव केरल में 1960s और 90s के टाइम में। कहानी मतलब सीधी नहीं चलती, आगे पीछे होती रहती है। तो चलिए इस पे और बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये उपन्यास देखा जाए तो एक परिवार की कहानी है, पर असल में ये प्यार, नुकसान और भारत के जो मुश्किल सामाजिक ताने बाने हैं उनको छूती है। और सबसे खास बात है इसका नरेशन स्टाइल। कहानी अक्सर जुड़वां बच्चों राहिल और एस्था के नजरिए से खुलती है, और रॉय की भाषा बहुत काव्यात्मक है, सीधे दिल में उतरती है। कहानी का एक हिस्सा वो 1990s में शुरू होता है। राहिल कई साल बाद अपने बचपन के घर आयमैनम लौटती है। घर अब वैसा नहीं है, बस यादें हैं। और वहां उसका जुड़वां भाई एस्था भी है, जिसे सालों पहले भेज दिया गया था और अब वो वापस लौटाया गया है। हाँ, और बिल्कुल खामोश। हाँ, एकदम खामोश, जैसे किसी गहरे सदमे में। उनके मिलने में भी एक अजीब सा अनकहा बोझ है। और यहीं से मुझे लगता है यादें, खामोशी और ट्रॉमा का जो थीम है वो उभरता है। ये जो कहानी बार बार टाइम में जंप करती है ना, वो बस ऐसे ही नहीं है। वो दिखाती है कि कैसे पास्ट कभी खत्म नहीं होता, वो आज में जिंदा रहता है, खासकर जब कुछ बुरा हुआ हो। राहेल और आस्था की ये खामोशी असल में कई साल पहले हुए उस हादसे की गूंज है। बिल्कुल। फिर कहानी हमें सीधा ले जाती है 1969 में। राहेल और आस्था तब छोटे हैं, 7 साल के। अपनी माँ अम्मू, नानी मम्मा जी और वो अचार की फैक्ट्री है उसके साथ रह रहे हैं। तभी उनकी अंग्रेज कजिन सोफी मॉल भारत आती है, और उसका आना ही एक तरह से घटनाओं के दुखद सिलसिले की शुरुआत बनता है। हाँ, और इसी दौरान अम्मू को वेलुथा से प्यार हो जाता है। अच्छा हाँ, वेलुथा जो फैक्ट्री में काम करने वाला एक बहुत काबिल बड़ाई है, लेकिन वो परवान जाति से, मतलब उस वक्त के समाज में अछूत माने जाने वाली निचली जाति से। कोई लिखा हुआ कानून नहीं है। ये समाज के वो सख्त अनकहे नियम है जो तय करते हैं कि कौन किससे प्यार कर सकता है, कौन नहीं, खासकर जाति और क्लास के बेसिस पर। अम्मू और वेलुथा का रिश्ता वो इन नियमों को तोड़ता है, और बस यही उनके दुखद अंत का कारण बनता है। ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, ये सामाजिक नियमों को चैलेंज करने की कहानी है। और फिर वो भयानक हादसा होता है। नदी में नाव पलट जाती है और सोफी मॉल की डूबकर मौत हो जाती है। हाँ। और परिवार, खासकर वो चालाक बड़ी चाची बेबी को चम्मा, वो सारा इल्जाम मासूम वेलुथा पर डाल देती हैं। सोचकर भी अजीब लगता है कि कैसे बच्चों पर दबाव डालकर उनसे वेलुथा के खिलाफ झूठी गवाही दिलवाई जाती है। हाँ, ये बहुत दर्दनाक हिस्सा है। पुलिस वेलुथा को बेरहमी से पीटती है और कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है। बिल्कुल। और इसी हादसे में, जैसे आपने कहा, वो मासूमियत का टूटना साफ दिखता है। ये सिर्फ एक मौत नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे बड़ों की दुनिया की क्रूरता, उनके पूर्वाग्रह और जो सिस्टम का अन्याय है, वो बच्चों के भोलेपन को कैसे कुचल देता है। वेलुथा का जो हश्र हुआ, वो सीधे तौर पर उस वक्त की कठोर जाति व्यवस्था और सामाजिक नाइंसाफी से जुड़ा है। उसके लिए न्याय का कोई रास्ता ही नहीं था। इसके बाद तो जैसे सब कुछ बिखर जाता है। अम्मू को परिवार और समाज दोनों ही निकाल देते हैं। वो अकेली, टूटी हुई, कम उम्र में ही मर जाती है। एस्था को उसके पिता के पास भेज दिया जाता है, और वो उस हादसे के गिल्ट और सदमे से इतना टूट जाता है कि बोलना ही बंद कर देता है। राहेल भी मतलब इमोशनली सुन्न हो जाती है। ये अपराध बोध, बचपन का छिन जाना, ये भावनात्मक खामोशी, ये कैसे जिंदगियों को तबाह कर देती है, उपन्यास ये दिखाता है। और हाँ, ये उन छोटी चीजों के महत्व पर जोर देता है। छोटे छोटे फैसले, अनदेखी बातें, अनकहे शब्द, जिनका असर मिलकर बहुत बड़ा और अक्सर विनाशकारी हो जाता है। फिर हम वापस आज के समय में आते हैं, जहां राहेल और एस्था सालों बाद मिलते हैं। बिना कुछ कहे एक अजीब सी शांति और गहरे दर्द के साथ वो फिर से जुड़ते हैं। सारांश में उनके बीच एक बहुत ही इंटीमेट, शायद कुछ लोगों को असहज करने वाले पल का भी जिक्र है, जो शायद उनके उस साझा ट्रॉमा और बिना शब्दों के कनेक्शन को दिखाता है। हाँ, वो एक बहुत पावरफुल सीन है। और कहानी का अंत अम्मू और वेलुथा की आखिरी रात के फ्लैशबैक से होता है। एक पल जो बहुत कोमल है, प्यार भरा है, पर आने वाली तबाही की छाया में बहुत निराशाजनक भी लगता है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये सारांश उपन्यास के मुख्य थीम्स को अच्छे से सामने लाता है। जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता,
परिवार के अंदर की उलझनें, यादों का बोझ, समय का खेल, मासूमियत का खत्म होना और कैसे रोजमर्रा की छोटी चीजें बड़ी घटनाओं को जन्म देती हैं। ये सारांश इसे सिर्फ एक नॉवल नहीं बल्कि भारत की भावनात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक जटिलताओं का एक गहरा अनुभव बताता है और इसे काफी अच्छी रेटिंग भी मिली है, जैसा कि 5 स्टार रेटिंग से पता चलता है। तो कुल मिलाकर ये प्यार, नुकसान और समाज की बनाई उन सरहदों की एक दिल को छूने वाली कहानी है, जिसे वक्त के आर पार बहुत खूबसूरती और दर्द के साथ बुना गया है। पर इन सब का मतलब क्या निकलता है आखिर में? देखिए, ये उपन्यास एक बहुत बुनियादी और जरूरी सवाल उठाता है। मुझे लगता है कि समाज के बनाए जो बड़े नियम हैं, जैसे जाति, परंपरा, इतिहास, वो कैसे एक इंसान की व्यक्तिगत भावनाओं यानी छोटी चीजों जैसे प्यार, खुशी, आपसी रिश्ते से टकराते हैं। क्या होता है जब छोटी चीजों का देवता, मतलब हमारे अंदर की इंसानियत, बड़ी चीजों के देवता यानी समाज के बेरहम नियमों का सामना करता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले खुद